हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे साइंस में पहला चैप्टर, जिसका नाम है फसल उत्पादन और प्रबंधन। ये क्लास 8 का पहला चैप्टर है आपका। एनसीईआरटी बुक से मैं पढ़ाने वाली हूँ आपको। एनसीईआरटी बुक से जो भी मतलब चैप्टर्स होंगे मैं वो कंप्लीट करवाऊंगी। और पहला चैप्टर है आज आपका फसल उत्पादन और प्रबंधन। फसल उत्पादन और प्रबंधन। फसल दोस्तों, हम इस चैप्टर में बहुत सी चीजें पढ़ेंगे, जैसे कि फसल क्या होता है, उत्पादन किसे कहते हैं, प्रबंधन का मतलब क्या होता है। इन सब चीजों पे भी हम डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ हम ये जानेंगे कि फसल के क्योंकि फसल के चक्र कितने होते हैं, इसके क्या पहलू होते हैं, विभिन्न तकनीक क्या क्या होते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ हम लोग आगे पढ़ेंगे फसल के चक्र, फसल तकनीक, सिंचाई, उर्वरक, कीटनाशकों का उपयोग, फसल उत्पादन में नई प्रौद्योगिकियों के बारे में जानेंगे। साथ ही फसल उत्पादन में आने वाली चुनौतियों का और उनके समाधान जो भी है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सारे कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जो हम इस चैप्टर में हमारे कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इट। फसल उत्पादन के प्रमुख कारक क्या हैं, अभी हम लोग ये पढ़ेंगे। तो इसमें टोटल 4 स्टेप आ जाते हैं। पहला है कि मिट्टी की गुणवत्ता, दूसरा है जल, तीसरा तापमान और चौथा है सूर्य का प्रकाश। ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं जो कि बहुत ही जरूरी होती है फसल उत्पादन के लिए। ठीक है, इन सब चीजों का अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारी जो फसल होगी वो अच्छी तरीके से उपजाऊ नहीं हो सकती है। ठीक है, अब आते हैं कि बारे में पढ़ते हैं। पहला है मिट्टी की गुणवत्ता। ठीक है, पहला क्या है, वो है मिट्टी की गुणवत्ता। इसमें क्या है, मिट्टी की गुणवत्ता एक महत्वपूर्ण कारक है, और क्योंकि यह पौधों को पोषक तत्व पानी प्रदान करता है। क्या करता है, सबसे पहले जो मिट्टी की गुणवत्ता होती है उससे क्या होता है, तो पौधों में पोषक तत्व जाते हैं, साथ ही साथ पानी उन पौधों को अच्छी मात्रा में मिलता है। मिट्टी की गुणवत्ता अच्छी होने की वजह से ही ऐसा हो पाता है। अच्छी मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में कार्बनिक पदार्थ होते हैं, पोषक तत्व होते हैं और जल धारण की क्षमता होती है। ठीक है, तो मिट्टी की जो गुणवत्ता होती है वो बहुत ही जरूरी है कि वो अच्छी हो, ताकि फसल जो उत्पादन होता है वो अच्छे से हो सके। ठीक है, दूसरा कारक है जल। क्या है, दूसरा है जल। पौधों को बढ़ने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। सिंचाई व्यवस्था फसल उत्पादन की उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर शुष्क क्षेत्रों में। क्या होता है, जो पौधे के लिए पानी की जो आवश्यकता होती है वो बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, पौधों के लिए उसके लिए सिंचाई व्यवस्था को अच्छे तरीके से सिंचाई व्यवस्था होनी चाहिए, नहीं तो पौधों में अच्छे पानी नहीं मिल सकती है। जनरली आज हम लोग खेतों में पानी ना दो तरीके से पानी देते हैं। ठीक है, एक तो परंपरागत औजार के थ्रू और दूसरा है सीड ड्रिल के थ्रू। ठीक है, सीड ड्रिल से क्या होता है, बीज बोई जाती है, वो बीज की जो दूरी होती है ना वो बहुत ही बराबर जगहों पे होती है। इसीलिए होती है, जैसे कि एक बीज यहाँ बोया जा रहा है, दूसरा यहाँ होगा, तीसरा यहाँ होगा, चौथा यहाँ होगा। ठीक है, तो ये जो बीजों की बीच की जो दूरी है ना ये बराबर होती है। किस मेथड के थ्रू होती है, तो सीड ट्रेल। ठीक है, ये देख लीजिए, मैं लिख देती हूँ, एक बार पढ़ लीजिएगा। सीड ड्रिल, सॉरी गलती हो गई, चलिए अब सही होगा। सेड ड्रिल। ठीक है, आप लोग ये लिख लीजिएगा कि सेड ड्रिल होता क्या है। मैं आगे पढ़ाऊंगी, आगे भी और अच्छे से मैं लिखा दूंगी, बट अभी के लिए फिलहाल इतना समझ लीजिए कि जो बीज यहाँ बोए जा रहे हैं, इन बीजों के बीच की जो दूरी है, ठीक है, जैसे सतह है जमीन की, तो बीजों की जो दूरी है वो क्या होती है, बराबर होती है। किस प्रोसेस के थ्रू होता है ये सीड ड्रिल प्रोसेस के थ्रू होता है। ठीक है, ये चीज पढ़ लेंगे तो याद रहेगा, तो अच्छा रहेगा। अब आते हैं तीसरा कारक पे कि तापमान कैसा होना चाहिए। हर फसल का अपना इष्टतम तापमान होता है। तापमान के बहुत कम या बहुत अधिक होने पर फसल का विकास प्रभावित हो सकता है। तापमान बहुत जरूरी है, मतलब जो क्लाइमेट है, वो मौसम जो होता है वो बहुत ही जरूरी होता है फसल उत्पादन में। जैसे क्या हम पढ़ेंगे कि दो तरह के फसल होते हैं। पहला होता है खरीफ फसल। ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, आप लोग अलग से नोट में भी बना के लिख सकते हैं ताकि आप लोग को समझ में आए। ये खरीफ फसल कब उगाई जाती है, तो ये वर्षा ऋतु में उगाई जाती है। ठीक है, खरीफ फसल कब उगाई जाती है, वर्षा ऋतु में। और ठीक है, दूसरा कौन सा फसल होता है, दूसरा होता है रबी फसल। ठीक है,
दूसरा होता है रबी फसल। रबी फसल कब उपजाई जाती है? तो रबी फसल जो होती है वो शीत ऋतु में उपजाई जाती है, ये आपको अच्छे से ध्यान में रख लीजिए। तो कहने का मतलब अगर हम खरीफ फसल जो कि वर्षा ऋतु में उगाई जाती है उसको हम शीत ऋतु में उगाए तो क्या फसल उग पाएगी? फसल अच्छे से उगेगी? नहीं, फसल का उत्पादन अच्छे से नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यही बात होती है। जैसे खरीफ फसल जैसे धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास, ये सारी चीजें क्या है? तो ये खरीफ फसल होता है और इन्हें वर्षा ऋतु में उगाया जाता है। इन्हें वर्षा ऋतु में इसलिए उगाया जाता है क्योंकि इन फसलों को ना क्या होती है, पानी की अधिक आवश्यकता होती है। ठीक है, इन फसलों में पानी की अधिक आवश्यकता होती है, इसीलिए इसको वर्षा ऋतु में उगाया जाता है। और रबी फसल के उदाहरण क्या क्या होंगे आपको पता है? तो बताएगा कमेंट सेक्शन में, प्लीज कमेंट करके बताएं। मैं ऐसे बता देती हूँ, रबी फसल के कुछ उदाहरण होते हैं गेहूं, चना, मटर, सरसों तथा अरहर। ये सारी चीजें क्या होती हैं? रबी फसल के उदाहरण होती हैं। तो तापमान जो होता है, मौसम होता है, वो भी बहुत जरूरी है फसल उत्पादन के लिए। ठीक है, अब चौथा है सूर्य का प्रकाश। ठीक है, तो सूर्य का प्रकाश प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, जो पौधों को भोजन बनाने की प्रक्रिया। अब देखिए यहाँ प्रकाश संश्लेषण तो हम लोगों ने प्रोसेस पढ़ा है। इस प्रोसेस में क्या होता है कि पेड़ पौधे अपने लिए खाना बनाते हैं और वो अपना भोजन ग्रहण करते हैं। ठीक है, सूर्य का प्रकाश लेके मिट्टी से पोषक तत्वों को लेके क्या करते हैं, वो अपने लिए खाना तैयार करते हैं, हरी पत्तियां जो होती हैं। ठीक है, तो इसीलिए सूर्य का प्रकाश भी बहुत जरूरी है। अगर सूर्य का प्रकाश नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होगी, इसीलिए तो फसल अधिक उपजाऊ नहीं हो पाएंगे। इसीलिए क्या होता है, फसल को पर्याप्त धूप मिलनी चाहिए। इसलिए क्या, जिस तरह हमारे लिए हमारे बॉडी में विटामिन डी की जरूरत होती है, जिसके लिए हमारे धूप जरूरी होता है, उसी तरह क्या होता है, फसलों को भी धूप की आवश्यकता होती है ताकि वो अपना खाना बना सके। ठीक है, फसल चक्र प्रबंधन क्या होता है अभी हम ये देखेंगे। तो इसमें फसल चक्र में टोटल 6 स्टेप आते हैं। पहला होता है बीज बोना, दूसरा है अंकुरन, तीसरा है पौधे का विकास, चौथा है फूल आना, फिर फल लगना और फिर लास्ट में है कटाई। ठीक है, तो पहला क्या है, बीज बोना। फसल चक्र का पहला चरण बीज बोना होता है। बीज बोने का समय, गहराई और दूरी फसल के प्रकार और मिट्टी की स्थिति पर निर्भर करती है। इसमें क्या है कि अगर जब हम फसल चक्र की बात करें तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने तो इससे पहले वाले टॉपिक में पढ़ लिया कि फसल उत्पादन के कारक क्या क्या है। तापमान, सूर्य का प्रकाश, मिट्टी की गुणवत्ता, ये सारी चीजें क्या है कि कारक होता है, वो सब तो जरूरी है ही। अब जब हम फसल लगाना शुरू करेंगे तो उसमें जो पहला स्टेप आएगा वो क्या होता है, तो उसमें पहला स्टेप क्या होता है, ये बीज बोना। पहला स्टेप होता है बीज बोने की। ठीक है, तो बीज बोने का समय, गहराई और दूरी फसल के प्रकार और मिट्टी की स्थिति पर निर्भर करती है। ठीक है, ये भी बहुत जरूरी है कि जो बीज हम बो रहे हैं वो किस तरीके से बो रहे हैं, किस टाइम में लगा रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया ना कि वर्षा ऋतु, खरीफ फसल जो होता है वो क्या होता है, वर्षा ऋतु में होता है। अगर हम उसको शीत ऋतु में लगाएंगे तो वो समय सही नहीं है, तो फसल अच्छी नहीं होगी, ठीक से नहीं होगी। इसलिए बोने का जो समय होता है वो भी बहुत मायने रखता है। उसकी गहराई और दूरी, गहराई और दूरी देखिए क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए ये खेत है, इसमें हम एक फसल लगा रहे हैं। ठीक है, एक ये फसल लगाए, यहाँ दूसरा फसल लगाए, ये तीसरा फसल लगाए, ये चौथा फसल लगाए। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ये जो इन बीजों के बीच की जो दूरी है ना, ये भी क्या होता है, समान होना चाहिए। ठीक है, अगर हम सीड ड्रिल मेथड से करेंगे और किसी मशीन के थ्रू अगर हम बीज बोते हैं तो कैसे होता है, वो जो बीज बोने की प्रक्रिया वो समान दूरी पे होता है। ठीक है, और उससे क्या होता है, जो मिट्टी और बीज के बीच की जो गहराई होती है ना मिट्टी में, वो कितना नीचे तक धंसा हुआ है, वो चीज जो होती है ना सारे बीजों में क्या होती है, समान, एक समान होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो एक मशीन के थ्रू होता है। ठीक है, इसमें एक मशीन के थ्रू क्या किया जाता है, बीज को बोया जाता है, इसीलिए क्या होता है, वो एक समान दूरी पे लगता है। उसकी गहराई और दूरी सभी क्या होता है, समान होता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अगला टॉपिक पे। पहला जो पढ़ेंगे, क्या है अगला टॉपिक, अंकुरन। दूसरा प्रोसेस क्या है, अंकुरन की प्रक्रिया। ठीक है, इसमें क्या होता है देखते हैं। जब हम बीज बो देने के बाद क्या होता है, उसमें अंकुरन होता है। जहाँ बीज से अंकुर निकलता है, यह चरण तापमान, नमी और मिट्टी की स्थिति से प्रभावित होता है। जो हमने यहाँ बीज बोया था, ठीक है, समान समान दूरी पे जो मशीन के थ्रू बीज बोया था, अब बीज बोने के बाद क्या होगा, तो इसमें फसल होगा, अंकुरन होगा, ये बड़ा होगा। ठीक है, ये क्या होगा, तो बड़ा होगा। ठीक है, इसके लिए क्या जरूरी होता है, तो इसके लिए तापमान, नमी
मिट्टी की स्थिति बहुत ही मायने रखती है। तापमान अच्छा होना चाहिए, जिस मौसम में का जो फसल है उसी फसल को उसी मौसम में उगाना चाहिए, जिससे क्या होगा, फसल अच्छी मात्रा में उगता है। अब क्या होता है, अंकुर तीसरा पॉइंट है पौधे का विकास। ठीक है, अब हम लोग ये देखेंगे। तो अंकुरण के बाद पौधे का विकास होता है। इस चरण में पौधे जड़ें, तना और पत्तियां विकसित करते हैं। ये जो हमने यहाँ बीज लगाया था, ठीक है, अब बीज क्या हो गया, अब बीज बड़ा होगा। बीज बड़ा होगा तो क्या होगा, पौधे का निर्माण करेगा। ठीक है, पौधे का निर्माण करेगा तो इसमें क्या होगा, इसमें जड़ बनेगी। ठीक है, पहला तो इसमें जड़ अंकुरित होगा। ठीक है, दूसरा क्या, तना। ये क्या हो गया, ये वाला पोषण, पेड़ क्या होता है, तना, ये अंकुरित होता है। फिर क्या होता है, इसमें पत्तियां होती है। क्या होती है, पत्तियां इसमें रहती है। ठीक है, तो ये सारे अभी ये सारी चीजें धीरे धीरे विकसित होगी। पहले देखते कोई भी पौधा छोटा सा होता है, फिर बड़े से पेड़ में तब्दील हो जाता है, तो धीरे धीरे उसका विकास होता है। अब आते हैं चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या है, इसमें फूल आना। ये जो पत्ती है, अब पत्तियों में क्या होगा, तो इसमें फूल आएगा। फूल आना फसल चक्र का एक महत्वपूर्ण चरण है। इस दौरान पौधे फूल पैदा करते हैं जो आगे चलकर फल या बीज में विकसित होते हैं। अब ये जो पत्तियां हैं, पत्तियों से क्या होता है, तो इसमें से फूल आने लगते हैं, फूल बनेगा। ठीक है, फूल इसमें उग जाने लगेगा। फूल से क्या होगा, फिर इसी में फूल के साथ क्या लगेगा, अगले अगले चरण में क्या होता है, ये फल लगना। इसी फूल में से क्या निकलेगा, तो फल बन जाएगा। फूल आने के बाद फल लगना शुरू होता है। फल या बीज का विकास परिपक्वता इस चरण में होती है। मतलब जो बीज का विकास होगा, अब परिपक्वता मतलब वो पूरा ग्रो कर जाएगा एक अच्छे से, पूरा ताजा फल में जो मतलब ग्रो कर जाता है ना, उसी को कहते हैं परिपक्वता। ठीक है, अब आते हैं छठा पॉइंट है कटाई। कटाई, अब जब फसल उपज गया, फल इसमें लग चुका है, सब कुछ हो गया, तब क्या होगा, उसकी कटाई होगी। फसल चक्र का अंतिम चरण कटाई होता है, जहाँ फसल को काट कर एकत्रित किया जाता है। कटाई का समय फसल के प्रकार और परिपक्वता के स्तर पर निर्भर करता है। अब हम लोग देखेंगे कि फसल प्रबंधन क्या होता है, जैविक और रासायनिक उपाय क्या क्या होते हैं। ठीक है, फसल प्रबंधन में जैविक और रासायनिक उपाय क्या क्या होते हैं, हम लोग वो पढ़ेंगे। पहला क्या है, जैविक उपाय। तो जैविक उपायों में खाद्य पदार्थों और खादों का उपयोग शामिल होता है। जैविक उपाय में क्या होता है, तो पहले खाद्य पदार्थ और खाद का उपयोग किया जाता है। खाद्य पदार्थ प्राकृतिक पदार्थ से बने होते हैं, जैसे कि खाद, कंपोस्ट और हरी खाद। वे मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार करते हैं और पौधों को पोषक तत्व प्रदान करते हैं। जैविक खाद जो होते हैं वो प्राकृतिक खाद होते हैं। इनसे क्या होता है, खाद, कंपोस्ट और हरी खाद बनता है। इससे क्या होता है, मिट्टी की गुणवत्ता को ये बना बढ़ाते हैं और पौधों को पोषक तत्व प्रदान करते हैं। जबकि रासायनिक उपाय में क्या होता है, तो रासायनिक उपायों में उर्वरक, कीटनाशक और कवकनाशक का उपयोग शामिल होता है। उर्वरक पौधों को पोषक तत्व प्रदान करते हैं, जबकि कीटनाशक और कवकनाशक पौधों को कीट और रोगों से बचाते हैं। सिंपल। तो हम लोग आगे देखेंगे फसल संरक्षण के लिए कीटनाशक और कवकनाशक का उपयोग कैसे होता है। ठीक है, तो पहले उसका कीट का उपयोग होता है, फिर कीटनाशकों का उपयोग कैसे होता है वो हम लोग देखेंगे। तो कीटनाशक क्या होता है, ये पौधों को कीटों से बचाते हैं। कीटनाशक क्या होता है, तो ये पौधों को कीट लगने से बचाते हैं। ये बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं, यहाँ दिया हुआ है। इसका उपयोग क्यों किया जाता है, तो कीटनाशकों का उपयोग बहुत ही सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि ये पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं कवकनाशक। तो कवकनाशक पौधे को कवक से बचाते हैं। ठीक है, कवकनाशक क्या करते हैं, कवक से बचाते हैं। और कीटनाशक क्या करते हैं, या कीटों से बचाते हैं। ये चीज आप ध्यान में रख लीजिएगा। कवकनाशक का उपयोग से क्या होता है, उपयोग से बहुत सावधानी से करनी चाहिए, क्योंकि वे मिट्टी के सूक्ष्म जीवों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि सिंचाई और जल प्रबंधन क्या होता है, सिंचाई कैसे होता है, उसका जल प्रबंधन कैसे होता है, हम लोग ये पढ़ेंगे। तो पहला देखिए सिंचाई। सिंचाई पौधों को पानी प्रदान करने की प्रक्रिया है। सिंचाई होता क्या है, तो ये पौधों को पानी प्रदान करने की प्रक्रिया है। विभिन्न प्रकार की सिंचाई प्रणालियां हैं, जैसे कि टपक सिंचाई, छिड़काव सिंचाई और नहर सिंचाई। ये देखिए, जैसे छिड़काव सिंचाई क्या होता है, ये देखिए यहाँ फिगर में बना हुआ है। इससे क्या होता है, एक मशीन ऐसे लगा हुआ है, पाइप लगा हुआ है। ठीक है, और ये जैसे
से गोल गोल घूमता है तो क्या होता है, पानी इसमें से बाहर आता है, ये पूरे फुहारे की तरह बाहर निकलता है और ये क्या होता है, पूरे खेतों में फैल जाता है। तो इसी को छिड़काव सिंचाई कहते हैं। दूसरा है नहर सिंचाई। नहर सिंचाई क्या होता है, जो नहर कहीं बना होता है वहां से रास्ता बना के क्या किया जाता है कि खेतों में लाया जाता है, जिससे पानी जो होता है वो डायरेक्ट पूरे खेतों में चला जाता है। दूसरा आता है जल प्रबंधन। जल प्रबंधन में पानी की कुशलता पूर्वक उपयोग करना शामिल है। यह मिट्टी की नमी को नियंत्रित करने, पानी की अपव्यय को कम करने और पानी की गुणवत्ता को बनाए रखने में मदद करता है। ठीक है, सिंचाई के तरीके क्या क्या हैं, तो सिंचाई के तरीके फसल के प्रकार, मिट्टी की स्थिति और जल उपलब्धता पर निर्भर करती है। तो सिंचाई के अलग अलग तरीके हैं, वो किस पर निर्भर करती है, तो जल कैसे उपलब्ध होता है हमें, वह उसी पर निर्भर करती है। ठीक है, अब देखिए, अब हमारा अगला टॉपिक है मृदा प्रबंधन और उर्वरक का उपयोग। मृदा मतलब मिट्टी का प्रबंधन, मिट्टी को खराब होने से बचाने की जो भी प्रोसेस होती है उसको कहेंगे। और उसमें उर्वरक का क्या उपयोग होता है हम लोग वो देखेंगे। देखिए, मृदा प्रबंधन मिट्टी को बचाने के लिए क्या करते हैं, हम उर्वरक का उपयोग करते हैं। जैसे कि जैविक उर्वरक अगर हम यूज करते हैं तो क्या होता है, हमारी जो खेत मिट्टी की जो गुणवत्ता होती है वो क्या होती है, वो बढ़ जाती है। ठीक है, इसीलिए इसका उपयोग किया जाता है। फिर मिट्टी की संरचना को बनाए रखने के लिए क्या करते हैं, तो पौधों को पोषक तत्व प्रदान करते हैं। क्या किया जाता है, तो पौधों को पोषक तत्व प्रदान किया जाता है। फिर देखेंगे मिट्टी की गुणवत्ता में अगर सुधार करना हो तो उससे क्या होता है, फसल उत्पादकता बढ़ाना। इसका मतलब क्या होता है, अगर मिट्टी की गुणवत्ता में हम सुधार कर देते हैं, मिट्टी को फर्टिलाइज बना देते हैं, तो क्या होगा, उसमें उत्पादकता बढ़ जाएगी। मतलब जो फसल हम लगाएंगे वो फसल में क्या होगी, बढ़ोतरी होगी, ज्यादा फसल, अच्छे से अच्छी फसल और ज्यादा फसल उपज सकती है। फिर मिट्टी के क्षरण को रोकना। अगर हम मिट्टी के क्षरण को रोकना चाहते हैं तो क्या करना होगा, मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार करना होगा। अब हमारा अगला टॉपिक है फसल कटाई और भंडारण। फसल की कटाई कैसे होती है, उसका भंडारण। तो पहला इसमें समय है, दूसरा तकनीक, फिर भंडारण और स्थान हमारे सबके बारे में पढ़ेंगे। पहला समय। कटाई का समय फसल के प्रकार और परिपक्वता के स्तर पर निर्भर करता है। मतलब कि जो फसल उपज गई वो कब कटेगा, वो कब कैसे दिखेगा, तो फसल के प्रकार और परिपक्वता के स्तर पर निर्भर करता है। ठीक है, वो हम लोग उसी हिसाब से, जब फसल उसका टाइम हो जाता है, फसल अच्छे से पक जाती है, उसमें अच्छे फल लग जाते हैं, तब क्या होती है, उसकी कटाई का समय होता है। अब यहाँ देखिए तकनीक। कटाई के लिए विभिन्न प्रकार के उपकरणों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, कटाई के लिए क्या किया जाता है, तो विभिन्न प्रकार के उपकरणों का उपयोग किया जाता है। जैसे कि हार्वेस्टर होता है, कटाई मशीन होता है, हाथ से कटाई, ये सारी चीजें क्या होती है, फसल की कटाई के लिए ये सारी चीजों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चौथा है भंडारण, सॉरी तीसरा है भंडारण। कटाई के बाद फसल को सही तरीके से संग्रहित करना महत्वपूर्ण है, ताकि ये खराब ना हो। ठीक है, अगर हम जो फसल पहले तो उसको काटने का समय डिसाइड करते हैं, फिर जब हम फसल को काट लेते हैं उसके बाद से क्या होता है, उसको स्टोर करना, तो उसका भंडारण करने की जरूरत होती है। तो उसके लिए क्या होता है, फसल को सही तरीके से संग्रहित करना महत्वपूर्ण है, ताकि ये खराब ना हो। चौथा है फसल को सूखी और हवादार जगह पर संग्रहित करना चाहिए, ताकि फसल अच्छी जगह अच्छी रहे और वो खराब ना हो सके। तो ये सारी चीजों का भी ध्यान रखना होगा फसल के समय, कटाई के समय, उसका प्रबंधन करने का टाइम। ऐसा ना हो कि हम फसल को काट के अच्छे से सब कर ले, लेकिन लास्ट में ऐसी जगह पर नमी वाले जगह पे रख देंगे तो क्या होगा, फसल जो होगा वो खराब हो जाएगा। तो उसकी इन चीजों का ध्यान रखना होगा। अब हम देखेंगे कि फसल उत्पादन में चुनौतियां क्या होती हैं और उसके समाधान क्या होते हैं। फसल उत्पादन में चुनौती क्या क्या है और उसके समाधान क्या है, अब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। तो जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन फसल उत्पादन के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती है। सूखा, बाढ़ तथा और तापमान में उतार चढ़ाव फसल उत्पादकता को प्रभावित करता है। जलवायु परिवर्तन बहुत ही जरूरी है, फसल उत्पादन के लिए एक प्रमुख चुनौती हो जाता है। अगर कहीं क्या होता है, सूखा पड़ जाए, बाढ़ आ जाए, तापमान में उतार जाए, बहुत ज्यादा गर्मी हो जाए, तो क्या होता है, फसल की उत्पादकता प्रभावित हो जाती है, फसल अच्छे से नहीं उपज पाता। अगर सूखा पड़ जाएगा, पानी की जरूरत है, तो क्या होगा, फसल नहीं उपजेगा। लेकिन बाढ़ आ गया तो पानी ही पानी हो गया तो भी फसल नहीं उगेगा। इसीलिए क्या कहते हैं, कोई भी चीज ज्यादा या कम हो तो वो अच्छा नहीं होता है। कीट और रोग। कीट और रोग फसलों को नुकसान पहुंचा सकते हैं और उत्पादकता को कम कर सकते हैं। ठीक है, कीट और अगर कोई फसल को रोग लग गया या फिर उसमें कोई कीट लग गए तो क्या होगा, फसल खराब हो जाएगा, वो उपजाऊ नहीं रहता, वो खराब हो जाएगा।
मिट्टी की गुणवत्ता में गिरावट। मिट्टी की गुणवत्ता में गिरावट फसल उत्पादकता को प्रभावित करता है। समाधान। इन चुनौतियों के समाधान में जलवायु परिवर्तन के अनुकूल फसलों का विकास, जैविक नियंत्रण के तरीकों का उपयोग और मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार करना शामिल है। दोस्तों, इसी के साथ हमारा पहला चैप्टर फसल उत्पादन और प्रबंधन, ये चैप्टर आज समाप्त हो चुका है। हम लोग अगली भी क्लास में, अगली वीडियो में मेरी आप कुछ स्क्रीनशॉट देख रहे हैं भी, ये कुछ क्वेश्चन आंसर है जो कि इसी चैप्टर से रिलेटेड है, वो मैं आप लोग को कराऊंगी। एक एक करके मैं क्वेश्चन आंसर कराऊंगी। होपफुली आप लोग को वीडियो अच्छा लगे। अगर सो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।